बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल हुई बैठक में बंगाल और असम को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। बंगाल के पहले और दूसरे चरण की भी 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। असम में पार्टी ने 50 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। बीजेपी की सहयोगी एजीपी 26 सीटों पर और यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी सीईसी की बैठक सुबह 10 बजे शुरू होकर रात 12 बजे तक चलेगी। आज टीएमसी पश्चिम बंगाल के तमाम उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। इस लिस्ट पर केवल पार्टी के नेताओं की ही नहीं बल्कि बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट समेत तमाम दलों की नजर है। कल उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करने से पहले टीएमसी ने अलग अलग जिलों के कोऑर्डिनेटर्स से बात की। 7 मार्च को पीएम मोदी की रैली से पहले गांव-गांव में टीएमसी के झंडे लगाने को कहा गया है। वहीं लेफ्ट भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकता है। लेफ्ट राज्य की 162 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। करीब 1 साल बाद पीएम मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी अपना पहला विदेश दौरा बांग्लादेश से शुरू करेंगे। पीएम बांग्लादेश में मतुआ समुदाय से जुड़ी कई जगहों में जाएंगे। पीएम मोदी का यह कदम पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय को बीजेपी की तरफ खींच सकता है। पीएम मोदी 26 से 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। 7 मार्च रविवार को बंगाल की सियासत का सुपर संडे होगा। आमने सामने की टक्कर पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच होनी है। प्रधानमंत्री रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। वहीं ममता ने सिलीगुड़ी चुना है। जिस वक्त पीएम मोदी की रैली होगी लगभग उसी वक्त दीदी तृणमूल महिला कार्यकर्ताओं के साथ एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर रैली कर रही होगी। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐलान के मुताबिक 11 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है, जो टीएमसी छोड़ अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी नंदीग्राम से ही शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारेगी, लेकिन आखिरी फैसला अभी हुआ नहीं है। टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान का वीडियो वायरल है, जिसमें वो वोटर्स को धमकाते दिख रहे हैं कि वोट नहीं दिया तो बाद में अंजाम भुगतना होगा। हैरानी की बात यह है कि टीएमसी सांसद सौगत रॉय भी उनके बयान का बचाव कर रहे हैं। हमीदुल का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल की ही कुछ और खबरें जानिए इत्मीनान से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि दीदी बूथ कैप्चरिंग करवाना चाहती थी। नित्यानंद राय ने कहा कि ममता इसलिए ज्यादा चरणों में चुनाव कराने के फैसले से नाराज है क्योंकि उनकी बूथ लूटने की कोशिश अब फेल हो गई है। इस आरोप को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने खेला होबे के नारे से जोड़कर और बड़ा बना दिया। शिवसेना और समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन ममता बनर्जी का समर्थन जरूर करेगी। समाजवादी पार्टी ने भी दीदी के समर्थन और प्रचार करने का मन बना लिया है। बीजेपी सांसद मनोज को बिहार में ओलंपिक लेवल पर जमानत जब्त करवाने के बाद कागज के शेर अब बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान इसी महीने को 27 तारीख को होना है। बीजेपी ने केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए मेट्रो मैन के नाम पर मुहर लगा दी है। आधिकारिक तौर पर जल्द ही उनके नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। ई श्रीधरन इसी साल 26 फरवरी को बीजेपी में आधिकारिक तौर पर शामिल हुए थे। ई श्रीधरन को 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फ्रांस सरकार ने ई श्रीधरन को 2005 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया था। दुनिया के मंच पर आज पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष काम करने के लिए आज पीएम मोदी सम्मानित होंगे। पीएम मोदी को ये अवार्ड ऊर्जा सम्मेलन के सालाना कार्यक्रम में दिया जाएगा। उन्हें ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से नवाजा जाएगा। 5 दिन से चल रहे इस कार्यक्रम का समापन पीएम के संबोधन के साथ ही होगा।
बिहार के बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने एक विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी यूपी की ही तर्ज पर अपराधियों की गाड़ी पलटना जरूरी है। उनके मुताबिक अपराधियों से निपटना है तो यूपी का मॉडल अपनाना ही होगा। पवन जायसवाल का ये सुझाव बिहार के मंत्रियों के लिए गले की हड्डी बन गया है। पवन जायसवाल के बयान को लेकर आज बिहार विधानसभा में हंगामा भी हो सकता है। बॉलीवुड हस्तियों की टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। देर रात मुंबई में क्वान कंपनी के दफ्तर पर छापा मारा गया। आयकर विभाग की छापेमारी 1-2 दिन और जारी रह सकती है। अब तक की छापेमारी में 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी का पता चल चुका है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को कुछ अहम व्हाट्सएप चैट मिले हैं। इस चैट से कैश के लेन देन का भी पता चला है। आयकर विभाग ने 7 लॉकरों को सीज करने का आदेश जारी कर दिया है। केवड़िया में चल रहे कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आज इस कॉन्फ्रेंस को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। अभी तक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के प्रमुख, कमान के कमांडर्स और सेना मुख्यालयों के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ही शामिल होते थे, लेकिन पहली बार इस कॉन्फ्रेंस में मध्य स्तर के अधिकारी और सैनिक भी शामिल हो रहे हैं। कल पीएम मोदी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कुछ और खबरें इत्मीनान से। किसान आंदोलन को आज 100 दिन हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती आंदोलन चलता रहेगा। हमारी तैयारी लंबी है। इस बीच किसानों ने गर्मी में आंदोलन जारी रखने की तैयारी भी तेज कर दी है। अखिलेश यादव आज अलीगढ़ के टप्पल में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को और धार देंगे। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता जुटने वाले हैं। कृषि बिल का विरोध कर रहे जेएनयू के कुछ छात्रों पर कल लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल जेएनयू के कुछ छात्र जेएनयू के पास ही बने मुनीरका गांव में कृषि कानून के विरोध में पर्चे बांट रहे थे और लोगों से आंदोलन का समर्थन करने की अपील कर रहे थे। तभी वहां कुछ लोग भड़क गए और छात्रों का ही विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि कृषि कानून में कुछ भी गलत नहीं है। लोगों ने पीएम मोदी के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी और जेएनयू के छात्रों को वहां से निकलना पड़ा। एक तरफ देश में कोरोना वैक्सीनेशन लगाए जाने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामलों में और तेजी भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9,855 केसेस आ चुके हैं। इसके अलावा केरल में 2,765, पंजाब में 722, कर्नाटक में 528, तमिलनाडु में 489 और गुजरात में 475 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में भी गुरुवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।